Yes, this is part 3 of our revision video of chapter 1, Nationalism in Europe. And in this, we will discuss about the next part, that is the hunger, hardship and popular revolt. सो स्टूडेंट, हंगर हार्डशिप में क्या था कि 1830 तक आते आते जो यूरोप था वो बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहा था। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या था, बहुत सारे जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो चुकी थी और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जॉब की जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हो चुकी थी। रूरल एरिया से जो पीपल थे दे माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटी एरिया, तो वो सिटी में आके स्लम में कन्वर्ट हो चुके थे। फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड थी, लोग सड़कों पे थे। नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने एक रिपब्लिक को फ्रेम कर दिया, जिन्होंने गारंटी दी दैट जितने भी 21 से अबव के जो मेल होंगे उनको वोट का राइट दिया जाएगा। 1845 में क्या होता है, जो सिलेसिया होता है वहाँ के जो वीवर्स होते हैं वो एक रिवॉल्ट जो है स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट देयर कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और जो वीवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे उनको वो आगे पास ऑन करते थे। बट क्या करते थे, जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे ये वीवर्स को सैलरी बहुत कम पे करते थे, उनको एक्सप्लोटेशन करते थे। 4 जून को क्या होता है, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स emerged from their homes and marched in Paris up to mention of their contractors demanding higher wages। हायर वेज की डिमांड के लिए वो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन जो उनके घर होते थे वहाँ पे वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, डर जाते हैं और अपने फैमिली के साथ विलेज को जो है छोड़ देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो व्यूवर्स होते हैं वो उनके घरों में को फायर कर देते हैं और मतलब कुछ मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसका लॉस हो जाता है काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स का। बट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, विद इन 24 आवर्स वो रिटर्न हो जाते हैं विद द आर्मी और वो वहाँ पे व्यूवर्स को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कराते हैं। 11 व्यूवर्स उसमें मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये था वीवर्स का या फिर हंगर हार्डशिप वाला टाइम पीरियड। फिर 1848 में जो लिबरल्स होते हैं उनका रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो जो पुअर या अनएम्प्लॉयमेंट या स्टार्विंग पीजेंट्स होते थे, वर्कर्स होते थे यूरोपियन कंट्रीज में, उन्होंने एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। ओके, तो मैन एंड वीमेन जो थे मिडिल क्लास के लिबरल्स के, दे डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की। बट वो चाहते थे कि पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो। तो जो विलियम फोर्थ था, किंग ऑफ प्रशिया, ही रिजेक्टेड एंड जॉइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो जब ये ऑपोजिशन स्टार्ट होता है अरिस्टोक्रेसी का एंड मिलिट्री का, इट बिकेम स्ट्रोंगर एंड द सोशल बेसिस फॉर पार्लियामेंट इरोडेड। तो जो एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स का जो इशू था, विमेंस वाला जो इशू था, वो एक लिबरल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो विमेन हैड परफॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। उन्होंने न्यूज़पेपर्स की हेल्प से अपनी अपनी अलग पब्लिक मीटिंग रखती थी और अपने ग्रुप्स बनाने उन्होंने भी स्टार्ट कर दिए। क्योंकि अभी तक क्या था, जो वीमेंस थी वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रही थी, अभी तक उन्होंने किसी भी मोमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट अब वो भी ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। जो मोनार्क्स होते थे, दे वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स इफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। तो अब क्या होता है, एक्चुअल में जो यूनिफिकेशन था वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली आता है कि जर्मनी में क्या था, जर्मनी कैन बी अ आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। कैसे होता है, 1848 के अंदर जो नेशनलिज्म था यूरोप के अंदर, वो अपनी एसोसिएशन और अपनी डेमोक्रेसी से मूव ऑन हो जाता, आगे चल पड़ता है। तो इसको हम देख सकते हैं जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में कि कैसे ये लोग एक नेशन स्टेट बने। तो जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो कैसे वहाँ जो जर्मन था वहाँ के मिडिल क्लास जो लोग थे उनके अंदर स्प्रेड हुई। तो जो लिबरल इनिशिएटिव का जो आइडिया था, नेशन बिल्डिंग का जो आइडिया था, इट वॉज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। ठीक है, उन्होंने उस आइडिया को तो एक तरह से क्या कर दिया, उन्होंने इस आइडिया को दबा दिया। बट जो प्रशिया था, इट टुक द लीडरशिप, प्रशिया ने उसकी लीडरशिप ली और क्या किया,
उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 वॉर लड़े। तो प्रशिया को क्या होता है, विक्ट्री मिलती है, और प्रशिया जब जीत जाता है तो फिर वहाँ पर जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो न्यू स्टेट होता है, इट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। यानी अब क्या होगा, जर्मनी में प्रॉपर एक करेंसी सिस्टम होगा, बैंकिंग सिस्टम भी होगा, ऑल पर्सन विल बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, और एक जुडिशियल सिस्टम भी होगा जो सही और गलत का डिसीजन लेगा। फिर इटली कैसे यूनिफाइड होता है, तो जर्मनी की तरह इटली के अंदर भी बहुत सारे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थे, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी इटली भी। तो इटली जो थे वो बहुत सारी डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइड था, जैसे कि हैम्सबर्ग एम्पायर था, बहुत सारे थे, सिसिली था, बहुत सारे एम्पायर्स होते थे। तो इटली ऑलमोस्ट 7 स्टेट में डिवाइड होता था। जो इटालियन लैंग्वेज थी वो एक कॉमन फॉर्म में जो है एक्वायर्ड उसको में नहीं मिली हुई थी, बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशंस जो है इटली में थी। तो सबसे पहले जो जूसेपी मेज़नी था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इटली के अंदर, एक तरह से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने में। वो सीक्रेट सोसाइटी भी बनाते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप नाम से, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्या है, जब उनके रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ फेल हो जाते हैं 1831 से लेके 1848 के बीच में, तो अब क्या है, जो सार्डिनिया पिडमेंट, जो कि इटली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था और जो कि प्रिंसली स्टेट भी था, यानी वहाँ पर जो किंग रूल करता था विक्टर इमैनुअल सेकंड, वो उसी के अंडर आता था। तो अब क्या था, इटली के अंदर जो है, और जो बाकी पार्ट थे वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर थे। तो अब जो इटली के अंदर बाकी अदर रूलर्स थे, मतलब एक तरह से जो अदर वहाँ के रिवोल्यूशनरीज, वहाँ का जो एक तरह से चीफ मिनिस्टर था, वो अब रोल प्ले करते हैं इटली को एक रिवोल्यूशनरी, एक नेशन स्टेट बनाने में। तो इटली क्या करता है, इटली के अंदर जो है जो रिवोल्यूशनरीज थे वो बाकी जो ऑटोक्रेसीज थी उनसे लड़ते हैं और इटली को फ्री करा लेते हैं और इटली को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ब्रिटेन है उसका केस थोड़ा डिफरेंट था। ब्रिटेन के अंदर क्या था, ब्रिटेन एक नेशन स्टेट नहीं था, ब्रिटेन के अंदर अलग अलग जो है लैंग्वेज को बोलने वाले लोग होते थे। कोई ब्रिटिश नेशन नहीं होता था 18 सेंचुरी से पहले। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था, वो तो बाद में नेम पड़ा था उसका। उससे पहले जो थे वहाँ पर अलग अलग पार्ट्स होते थे। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर इंग्लिश मेंबर्स होते थे। तो बाद में क्या किया गया, जो आयरलैंड था उसको यूनाइटेड किंगडम में 1801 में फोर्सफुली जो है आयरलैंड को उसके साथ अटैच कर दिया गया। और जो आयरलैंड के साथ साथ जो स्कॉटलैंड था उसको भी एक ट्रीटी के हेल्प से जो है इंग्लैंड के अंदर मर्ज कर दिया गया। फिर जो है सबको एक कर दिया गया और ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था वो भी कंप्लीट हुआ। तो ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज, इनको प्रमोट किया गया। उसके बाद आता है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी जो मतलब जो एक कंट्री उसको एक नेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया गया। तो इसमें क्या होते हैं कि आप उस नेशन को कैसे विजुअलाइज करोगे, कैसे डिपिक्ट करते हैं। तो अलग अलग वेज थे लोगों के नेशन को विजुअलाइज करने में। तो उस टाइम पे एक फीमेल फिगर होता था जो पोर्ट्रेट बनाया जाता था उसका, जिसको कि एक नेशन की फॉर्म में एमर्ज किया गया। तो फीमेल, इनको बोलते थे फीमेल एलेगरी। तो फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। जैसे कि जो फ्रांस के अंदर मैरियने होती थी, एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम होता था, उसको जो है लोगों ने नेशन माना। ऐसे ही जर्मेनिया होती थी जर्मनी के अंदर, उसको एक नेशन माना। जैसे कि हम अपने भारत के अंदर अपने भारत माता को अपना नेशन मानते हैं, तो ऐसे जो है वहाँ पर भी फीमेल एलेगरी को यूज़ होता था एक नेशन को विजुअलाइज करने के लिए। फिर जो नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म था, देखो नेशनलिज्म स्प्रेड हो चुका बट ये नेशनलिज्म बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सका। बाय द क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी जो नेशनलिज्म था वो एक तरह से वो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट से कन्वर्ट होके एक इम्पीरियलिज्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज एक जो नैरो क्रीड थी लोगों के अंदर वो एमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ कब, 1871 के अंदर, जब नेशनलिस्ट टेंशन जो थी यूरोप के अंदर वो कन्वर्ट हो गई। कैसे, बाल्कन जो एरिया होता था वहाँ पर यूरोप के अंदर, वहाँ की वजह से। तो जो बाल्कन रीजन था वो एक ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन वाला एरिया होता था, जहाँ पर अलग अलग जो है रूलर्स रूल करते थे। तो उनके अंदर आपस में जो है एक फाइट होती थी कि हम सबको भी इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें भी जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है। तो
One by one, its European subjects and nationalists broke away from its control and declared independence. तो वो independence declare भी करते हैं. But the Balkan became an area of intense conflict because Balkan states were jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of each other. But इससे क्या होता है, अब ये लोग तो अलग अलग मतलब अपने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना ही चाहते थे, बट जो दूसरी कंट्रीज थी लाइक फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्रीज़ भी चाहती थी कि बाल्कन जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर उनका भी राइट हो जाए। तो एक तरह से क्या हुआ, बाल्कन के जो रीजन थे वो आपस में भी फाइट कर रहे थे और जो अदर कंट्रीज़ थी वो भी फाइट कर रही थी। सो इससे क्या होता है, एक इम्पीरियलिज्म फैल जाता है और जो आइडिया ऑफ सोसाइटी था, इट शुड बी, मतलब ये सारी एक नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए थी, बट सारी की सारी क्या होती है, फाइट में इम्पीरियलिज्म में उलझ जाती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ये नेशनलिज्म इन यूरोप का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट आपको जो रिवीजन वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हो और आप जो है इसको अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करें। थैंक यू सो मच।